स्ट्रेट लाइन पर आज से लगभग 4 दिन पहले हमने आपको यह बताया था कि हमें क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के रीजनल डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर में कास्ट इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर में अलग अलग धार्मिक समुदायों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या लग रहा है, संभवतः उमर अब्दुल्ला किनको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह दे सकते हैं। और हमने यह भी आपको कहा था स्थान 10 हैं, लेकिन कल हमने उसको करेक्ट किया कि 9 ही मंत्री बनने हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और आज जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अब इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद जो हमारी स्पेकुलेशन थी, क्या वो हवाई हमने उड़ाई थी या जमीनी थी? आपके पास जब अनुभव आता है चीजों का और जम्मू कश्मीर जब आपको समझ आना शुरू हो जाता है, तो आप फिर जब बोर्ड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं उमर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप कहते हैं कि एक नॉर्थ कश्मीर से होना चाहिए और आप कहते हैं एक साउथ कश्मीर से मंत्री होगा, आप कहते हैं होना चाहिए क्योंकि यही चीजें बनती हैं। तीसरा आप कहते हैं कि भाई एक तो सेंट्रल कश्मीर से भी चाहिए, ठीक है जी। फिर आप कहते हैं चौथा कि एक महिला रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। फिर पांचवा आप कहते हैं एसटी एससी कॉम्बिनेशन, भाई इस शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को आप कैसे छोड़ सकते हैं। छठा आप कहते हैं कि जी राजौरी पुंछ का इलाका है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। सातवां आप कहते हैं जम्मू रियासी, ठीक है जी। आठवां आप कहते हैं उधमपुर कठुआ, जम्मू रियासी उधमपुर, और आप आठवां कहते हैं उधमपुर कठुआ और सांबा, माफ कीजिएगा कठुआ और सांबा आठवां आप कहते हैं। नौवां आप कहते हैं डोडा किश्तवाड़ रामबन, और उसके बाद 10वां आप कहते हैं कांग्रेस, ठीक है जी। अब ये हमने उस दिन आकलन किया था कि जब भी सरकार बनेगी तो नॉर्थ जो चूंकि यूनियन टेरिटरी है आपके पास, हमें उस टाइम जो था वो था कि 9.5 के करीब करीब जो है आपका 10% बनता है, क्योंकि आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 95 मेंबर होंगे। इन 95 में से 90 लोग इलेक्ट होकर आते हैं और 5 लोग सिलेक्ट होकर आते हैं। 5 लोग सिलेक्ट होंगे और 5 लोग सिलेक्ट का मतलब यह होगा कि नॉमिनेशन 1 2 3 4 और 5, और ये 5 नॉमिनेशन कौन सी है ये भी स्ट्रेट लाइन पर हम आज आपको बताएंगे कि संभवतः कौन लोग हैं जो 5 लोग नॉमिनेट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आपको यह कहा था कि 90 जो इलेक्टेड है उनमें से कौन क्या बन सकता है। तो हमने कहा था कि एक मंत्री नॉर्थ कश्मीर से होगा, और हमारी अपनी असेसमेंट में 2 ही लोग आ रहे थे। एक का नाम था नजीर गुरेजी और दूसरे का नाम था मीर सैफुल्लाह। ये 2 नाम हमारे थे, लेकिन यहां पर हमारा आंकलन इन दोनों को लेकर गलत साबित हुआ, लेकिन दोनों नॉर्थ कश्मीर से हैं। और उमर अब्दुल्ला ने अपने करीबी साथी जावेद डार को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया। जावेद डार विधायक बने रफियाबाद से, और रफियाबाद नॉर्थ कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ कश्मीर इसमें अकोमोडेट हो गया। साउथ कश्मीर से, साउथ कश्मीर और महिला, मुझे लगता है इसको कंबाइन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और सकीना इत्तू को जो डीएचपुरा दमहाल हांजीपुरा से विधायक बनी है, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साउथ कश्मीर और महिला दोनों को कंबाइन करके साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन दे दी, और सकीना इत्तू दमहाल हांजीपुरा से विधायक है और उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में आज मंत्री बन गई है। तो यह भी ठीक। और सकीना इत्तू का नाम भी हमने लिया था और हमने यह भी कहा था कि यह सीनियर है, संभवतः यही बनेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमीमा फिरदौस भी चुनाव जीती हैं, लेकिन हमारा आंकलन था सकीना इत्तू, आंकलन बिल्कुल सही। अब आइए सेंट्रल कश्मीर। अभी सेंट्रल कश्मीर को कोई नुमाइंदगी नहीं मिली है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जब भी सेंट्रल कश्मीर को नुमाइंदगी मिलेगी तो सेंट्रल कश्मीर से बहुत सारे सीनियर, सबसे बड़े सीनियर लीडर आते हैं अब्दुल रहीम राठर। अब उमर अब्दुल्ला ने आज उनको अपनी कैबिनेट में नहीं लिया है, क्या कारण है वो जानते होंगे, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में फाइनेंस मिनिस्ट्री का जैसा टफ विभाग कौन संभालेगा, एक बड़ा सवाल है। तो देखना होगा कि अभी भी उमर अब्दुल्ला के पास जो उनकी आज कैबिनेट बनी है 3 मंत्रियों की जगह अभी भी है, तो उन 3 में वो किनको अकोमोडेट करेंगे वो तब पता चलेगा
जब सेंट्रल कश्मीर से जब अगली बार इस मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी एक्सपेंशन होगी। तो साउथ कश्मीर में हम लोग बिल्कुल करेक्ट कि सकीना इत्तू बन गई, वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक ही रिप्रेजेंटेशन हो गई, अब महिला भी, साउथ कश्मीर भी, कहानी खत्म। अब आगे बढ़िए, एससी एसटी, और हमने आपको यह कहा था कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक जबरदस्त ऑल्टरनेटिव है, जावेद राणा। राणा शेड्यूल ट्राइब कबीला, गुजर बकरवाल कबीला से आते हैं, और इस कबीले ने इस बार भी वफादारी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबा के वोट दिया है, और उस वोट के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एसटी डोमिनेटेड जो 9 सीटें हैं उसमें से 8 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 9 की 9 सीटें, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। अब जावेद राणा और इनका बाद में हमने करेक्ट भी किया, एजाज जान भी एक दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि एजाज जान पहाड़ी कबीला से आते हैं और पहाड़ी कबीला को भी रिप्रेजेंटेशन मिलने की, लेकिन उन्होंने सीधा वही किया कि जावेद राणा। तो एसटी के मामले में भी स्ट्रेट लाइन का प्रिजम्पशन करेक्ट। रजौरी पुंछ की रिप्रेजेंटेशन हमने कहा था कि एक ही व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी, उसका नाम होगा सुरिंदर चौधरी। तो रजौरी पुंछ से की पूरे इस इलाके की रिप्रेजेंटेशन सुरिंदर चौधरी इस इलाके को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सुरिंदर चौधरी जाहिर सी बात है पहाड़ी कबीला से वो भी कोइंसिडेंटली वो भी पहाड़ी कबीला से ताल्लुक रखते हैं, तो पहाड़ियों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल गई, गुजर बकरवाल कबीला को भी रिप्रेजेंटेशन मिल गई। सुरिंदर चौधरी हिंदू समुदाय से आते हैं, तो रजौरी पुंछ के हिंदू समुदाय को भी रजौरी पुंछ से रिप्रेजेंटेशन मिल गई। तो सुरिंदर चौधरी को लेकर भी जो हमने आंकलन किया था वो भी बिल्कुल करेक्ट। फिर हमने कहा था कि जम्मू के प्लेन एरिया, जम्मू रियासी, ये प्लेन एरिया जितना भी है, जहां से एक भी विधायक कांग्रेस का चुनाव नहीं जीता है, तो हमारा अपना आंकलन था कि यहां पर संभवतः सतीश शर्मा को मौका मिल सकता है। युवा स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के सुपुत्र सतीश शर्मा को जम्मू, रियासी, उधमपुर, ये सारे जिले की ऐसा लगता है जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो यहां भी हम करेक्ट। अब बचा डोडा, कठुआ, सांबा, इस इलाके के लिए हमने ऑलरेडी कहा है प्रबल दावेदार यहां से डॉक्टर रामेश्वर है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जसरोटिया यहां से प्रबल दावेदार है। देखना यह होगा कि क्या कठुआ सांबा को रिप्रेजेंटेशन देने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई फैसला लेती है, वो पता चलेगा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से एक ही दावेदार जिनकी प्रबल दावेदारी वो सज्जाद शाहीन है। हालांकि एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जितने सक्रिय सज्जाद शाहीन थे और लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला से भी करीबी, उससे पहले देवेंद्र सिंह राणा जब प्रोविंशियल प्रधान थे उनके साथ भी लंबे समय तक चलते रहे, तो सज्जाद शाहीन की बाकी सभी जितने भी वहां से, चाहे प्यारलाल शर्मा है, चाहे अर्जुन सिंह राजू है, उनके मुकाबले में उनकी दावेदारी ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो ये सज्जाद शाहीन, कांग्रेस ने कह दिया हम ना आएंगे इस कहानी में, कांग्रेस हो गई कहानी से बाहर। लेकिन अगर कांग्रेस आती तो कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद मीर प्रबल दावेदार होते। कारण यह कि गुलाम अहमद मीर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस में ही हैं। तारिक हमीद करा पीडीपी से कांग्रेस में आए हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद जाके वापस आए हैं। तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन मीर के पास ये कि लंबे समय से कांग्रेस में बने हुए हैं, और दूसरा ये भी कि तारिक हमीद करा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके चलते वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि वो इस समय किसी सरकार का हिस्सा हो, खासतौर पर एक वैसी सरकार जिस सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, ब्रूट नहीं यानी नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। तो अब जो हमारा आंकलन था, मैप कुछ कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो मंत्री बने हैं उसमें पहले तो मंत्री है उमर अब्दुल्ला, नंबर 1, खुद मुख्यमंत्री भी और कई मंत्रालय इनके पास रहेंगे। नंबर 2 मंत्री सुरिंदर चौधरी, जो सिर्फ मंत्री नहीं बने बल्कि उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए हैं। नंबर 3 जावेद राणा, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और एसटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 सकीना इत्तू, नंबर 5 सतीश शर्मा और नंबर 6 जावेद दार। यानी नॉर्थ कश्मीर रिप्रेजेंट हो गया,
जम्मू हो गया, साउथ कश्मीर हो गया, एसटी हो गया और पहाड़ी कबीला भी हो गया। पहाड़ी कबीला, एसटी, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री के पद, उप मुख्यमंत्री की पोजीशन मिली है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर सरकार की। इसका मतलब साफ तौर पर वो कि लगातार स्ट्रेट लाइन पर हम लोग ये कहते रहे कि साल 2000 के बाद, 2002 के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद हमेशा जम्मू संभाग के पास रहा है। अगर इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद जम्मू संभाग को नहीं मिलता तो एक हार्टबर्न होगा, एक नाराजगी होगी लोगों में कि यह पद तो हमेशा मिला। ठीक है, आपने 29 एमएलए वाले बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन आपने जो लोग आपके साथ आए हैं उनमें से आपको किसी को चुनना चाहिए था ताकि उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते और जम्मू संभाग को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाती, तो वो मिल गई। तो अब ये 6 मंत्री बन चुके हैं, अब केवल 3 पोजीशंस बाकी हैं, 1, 2, 3। अब 3 और पोजीशंस हैं, 3 और मंत्रालय हैं जो बांटने हुए, 3 और मंत्रिमंडल के अंदर जगहें हैं। और खाली कौन कौन सी है? एक तो सेंट्रल कश्मीर से उमर अब्दुल्ला खुद हैं, फिलहाल अभी तक सेंट्रल कश्मीर से और कोई भी नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का इलाका भी खाली, यहां से भी अभी तक किसी को जगह नहीं मिली है उमर अब्दुल्ला के इस मंत्रिमंडल में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एससी की भी रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में नहीं है। अब देखना ही होगा। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सांबा और कठुआ, ये 2 जिले भी जो हैं फिलहाल इग्नोर्ड है। ये जो उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट आज बनाई, इसमें 6 लोग हैं, तो अब ये 3 जगहें हैं जिन 3 जगहों को उमर अब्दुल्ला को आने वाले दिनों में या आने वाले कल में फिलअप करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारी वो पोजीशंस हैं। तो ये इसका मतलब साफ तौर पर ये है कि स्ट्रेट लाइन पर जब हमने ये आंकलन किया था और आंकलन करके आपको ये सारी चीजें बताई थी, तो उस टाइम हमारा आंकलन किसी मंत्री से, जो मंत्री बनने वाले हैं, किसी से बात करके हमने वो आंकलन किया, वो बिल्कुल नहीं। हमारा आंकलन हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अपनी सिचुएशन की रीडिंग के ऊपर बेस था। अब ये तो सारा हो गया। अब क्या बचा? अब 3 पद बचे। एक पद बचा स्पीकर का, दूसरा पद बचा डेप्यूटी स्पीकर का, और उसके अलावा तीसरा है कॉरपोरेशंस बहुत सारी, उनकी वाइस चेयरमैनशिप है। उसके अलावा बोर्ड्स हैं बहुत सारे, और उसके अलावा और कई पोजीशंस हैं जिन पोजीशंस पर वुमेन कमीशन भी बनने वाला है। बहुत सारी पोजीशंस हैं जो फिलअप करने वाली है। स्पीकर को लेकर संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि उनके पास जिस यूनियन टेरिटरी में वो आए हैं, अनुभवी आदमियों में अब्दुल रहीम राथर हैं, और उसके अलावा अनुभवी आदमियों में उनके पास मीर सैफुल्ला हैं, उसके अलावा उनके पास हैं नजीर गुरेजी। ये बहुत अनुभवी, तीनों अनुभवी लोग हैं। तो देखना यह होगा कि इन 3 में से किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी देती है, या यहां भी बाहर से कोई इंपॉर्टेंट आदमी जो है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई और आदमी होगा। डिप्टी स्पीकर का पद जहां तक है, संभवतः यह पद कांग्रेस को मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो भी अगर कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा बनती है। अगर नहीं बनती है तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर दावेदार हैं जिनको संभवतः ये पोजीशन मिल सकती है। और एक और चीज भी हो सकती है कि जो डॉक्टर रामेश्वर जीते हैं बन्नी से, वो भी एक जबरदस्त दावेदार हो सकते हैं। उसके अलावा एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू, वो भी इस पद के दावेदार हो सकते हैं। ये दोनों इस पद के दावेदार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यहां आकर ठहरी कि हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर आंकलन, या जम्मू कश्मीर की सरकार आगे कैसे चलेगी, क्या चलने की संभावना है, वो इस बात पर बेस्ड है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन, कौन सी ऐसी कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन जम्मू कश्मीर की इस सरकार को, जिस सरकार के पास जम्मू संभाग के 8 जिलों का मैंडेट नहीं है, कौन सी कैलकुलेशन है जो कम से कम इस सरकार को इतनी शक्ल, इतनी सूरत दे सकती है
कि वो जम्मू संभाग में आकर कह सकते हैं कि हमने इस संभाग का भी ख्याल अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखा है। हमारा आंकलन इसी पर बेस था और हमारा आंकलन बिल्कुल सटीक था। ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी प्रवक्ता से बात की, ना उमर अब्दुल्ला के दाएं और बाएं जो हैं उनसे बात की, और ना राजौरी पुंछ के किसी सिफोलॉजिस्ट से बात की, बल्कि अपने अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर यह सारी पिक्चर आपके सामने रखी थी। तो स्ट्रेट लाइन पर इसी तरीके से चीजों का सही आंकलन करते रहेंगे। और अगर कभी गलती करें, देखिए आप जब एक पत्रकार बनते हैं तो गलतियां स्वाभाविक हैं, और गलतियां किसने नहीं की। जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ा पत्रकारिता जगत का नाम था, उन्हें हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। कई अखबारों को गलत खबर लिखने के बाद माफी मांगनी पड़ती है। और आप इंसान हैं, आप गलतियां कर सकते हैं, और जब आप गलती करें पत्रकार के तौर पर, तो वो आपने गलती पत्रकार के तौर पर की है, उसकी माफी मांगना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आपको देखने वाला, आपका व्यूअर जो होता है, वो आप पर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है। जब आप कोई खबर जो तथ्यहीन होती हो या उसमें कोई गलती हो गई, जब आप उसकी माफी तलाफी करते हैं, उसका मकसद किसी नेता को खुश करना, किसी पार्टी को खुश करना, या किसी नेता से डर के खबर की माफी मांगना नहीं होता। वो सिर्फ अपना जो आपका व्यूअर है, आपके जो लोग हैं जो आपको देखते हैं, उन्हें यह बताना कि भाई ये गलती थी, ये हमने गलत किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। और ये होना भी चाहिए। आप इंसान हैं, गलतियां करेंगे तो माफी तो मांगेंगे। और अगर आप गलतियां कर ही नहीं रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, आप तो फिर आप दुनियावी आदमी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन को इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए, और स्ट्रेट लाइन पर हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो समझ हमको जम्मू कश्मीर की राजनीति की है, वो आप तक पहुंचाते रहें।